गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में आज की क्लास हमारा MA सेमेस्टर 1 के पेपर FC1 से, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री से यूनिट 5 में एक चैप्टर है हमारा जिसका नाम है कलहन। तो कलहन के बारे में हमें पढ़ना है। तो कलहन प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि कश्मीर का इतिहास को लिखने में पहली बार जो सफलतापूर्वक लेखन कार्य किया गया, उस किताब का नाम था राजतरंगिणी, और उसे लिखने वाले जो इतिहासकार हुए उनका नाम था कलहन। तो हम कलहन के राजतरंगिणी का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम इस पूरे क्लास में उनकी पूरी मौलिक विशेषता एवं कलहन की इतिहास दर्शन के प्रति जो दृष्टिकोण थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करें। इस क्लास में हमने पूरे कलहन चैप्टर को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है, 4 अध्यायों में। इन 4 अध्यायों में हम पहले अध्याय में कलहन के जो पृष्ठभूमि है उसको समझेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को। इसके पश्चात हम कलहन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उस पुस्तक का विभाजन करेंगे दूसरे अध्याय में। उसके तीसरे अध्याय में हम कलहन की इतिहास दर्शन के प्रति जो उनके दृष्टिकोण है उनको समझने का यत्न करेंगे, और हमारा जो अंतिम अध्याय होगा वो उनका मूल्यांकन होगा। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को 4 अध्यायों में विभाजित करके उसको अंत करेंगे। चलिए फिर बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहासकारों में कलहन को काफी सम्माननीय स्थान प्राप्त है। उनकी रचना राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास लेखन का सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। इसकी रचना काव्य एवं इतिहास का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। कलहन पर पौराणिक परंपराओं का विशेष प्रभाव था, जो उनकी रचना के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। कलहन मूलतः एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, जो भार्गव कुल की सारस्वत शाखा से संबद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी है, जिसे उन्होंने 1148 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया और इसे 2 वर्षों में पूरा किया। इतिहासकार वार्डर ने राजतरंगिणी को भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहास बताया है। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास है, किंतु इसमें किसी एक अथवा किसी विशेष राजवंश का उल्लेख नहीं है, अपितु अनेक राजवंशों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में लगभग 8000 संस्कृत छंद हैं तथा 8 सर्ग हैं। इसका प्रामाणिक संस्करण R.L. स्टीन द्वारा रचित किया गया था। अब हम राजतरंगिणी का विभाजन करके उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो राजतरंगिणी को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग जो उसका है, उस भाग में 1 से लेकर 3 सर्ग तक का वर्णन किया गया है। इसके द्वितीय भाग में 4 से लेकर 6ठे सर्ग तक का वर्णन मिलता है, और इसके तृतीय सर्ग में 7वें से 8वें सर्ग का
वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी ने समसामयिक परंपराओं के आलोक में अतीत की घटनाओं का उल्लेख किया है। द्वितीय भाग 4 से 6 सर्ग में है। इसमें कारकोरा तथा उत्पल राजवंशों का इतिहास है। इसके लिए कल्हण ने अपनी पूर्ववर्ती इतिहासकारों तथा समकालीन इतिहासकारों के स्रोतों से सामग्री का प्रयोग किया है। इसका जो तृतीय भाग है, जो 7वें और 8वें सर्ग में मिलता है, इसमें कल्हण ने कश्मीर के 2 लोहार राजवंशों का वर्णन किया है, जिसे कल्हण ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, प्रत्यक्ष दर्शन एवं स्रोतों से संग्रहित साक्ष्यों आदि तथ्यों से पूर्ण करने का प्रयास किया है। राजतरंगिणी की विषय वस्तु सम्यक है। उसमें कश्मीर की उत्पत्ति पौराणिक मनु की परंपरा अनुसार ही वर्णित है। कल्हण ने राजतरंगिणी में कई पौराणिक शासकों मातृगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, कुषाण, हूण, मौर्य, अशोक, कारकोरा आदि शासकों का वर्णन किया है। इसी कारण कई विद्वान उनको प्राचीन भारतीय इतिहासकार बताते हैं, परंतु उनकी कवि प्रतिभा एवं साक्ष्यों की पौराणिकता के आधार पर कुछ विद्वानों ने उन्हें केवल कवि माना है। अब ये हमारा राजतरंगिणी का विभाजन हो गया और उसके आधार पर उन्होंने अलग अलग सर्गों में क्या बताया है, ये हमने देखा। अब हम कल्हण के इतिहास दर्शन को समझने का यत्न करेंगे कि उनके इतिहास दर्शन की मूल विशेषताएं क्या क्या रही थी। भारत में इतिहास लेखन परंपरा के विकास के संदर्भ में पूर्व मध्य काल के मिलन बंधु को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान लिखित कृत्यों में पूर्ववर्ती गाथा, नाराशंसी आख्यान, इतिहास, पुराण का प्रभाव आदि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इन पुरातन शैलियों के अपनाने के बावजूद नवीन दृष्टिकोणों को भी अपनाया जाता था। इन नवीन परंपराओं एवं मान्यताओं का मधुमय निर्देशन कश्मीरी कवि कल्हण की शैलियों में हुआ, जिसका निर्वहन राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। राजतरंगिणी के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि कल्हण ने इस ग्रंथ के लेखन में अपने पूर्वकालीन एवं समकालीन स्रोतों जैसे चिट्ठी, शासनों के आदेश, अभिलेख, मुद्राओं, प्राचीन स्मारकों तथा राजकीय अभिलेखागारों में सुरक्षित राजावलियों एवं वंशावलियों का प्रयोग किया है। कल्हण ने इन स्रोतों का उल्लेख अपने ग्रंथ के आरंभिक श्लोकों में किया है। कुछ स्रोत की वे आलोचना भी करते हैं। डॉक्टर A.L. बाशम के अनुसार कल्हण ने अपने पूर्ववर्ती 11 इतिहासकारों एवं नीलमत पुराण का उपयोग किया है। उन्होंने तथ्यों का संग्रह और तिथियों को ही विवरण का आधार नहीं बनाया, अपितु मंदिरों और मठों में रखे गए संलेखों, अभिलेखों तथा प्रशस्तियों का भी प्रयोग किया है।
प्राचीन मुद्राओं, मौखिक, लिखित, तात्कालीन हिंदू जीवन में प्रचलित 3 परंपराओं को भी आधार बनाया है। कलहन का ध्येय आदिकाल की दंत कथाओं से प्रारंभ करके अपने समय तक के कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन करना था। उनका लक्ष्य साहित्यिक सौंदर्य तथा ऐतिहासिक सत्य का समन्वय करना। साहित्यिक सौंदर्य के सिद्धांत के लिए वे शांत रस में महाभारत का प्रमाण लेते हैं। उन्होंने दरबारी संस्कृत श्लोकों के लेखन में मधुर प्रांजल भाषा का प्रयोग करते हुए घटनाओं को विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन किया है और प्रत्येक राजा के राज्यारोहण की तिथियों को दूसरे और तीसरे भाग में दर्शाया। कलहन ने कवि को ही इतिहासकार माना है और स्वयं को भी वैसा ही बतलाया है। इतिहास के विषय में उनकी मान्यता थी कि इतिहास से अधिकाधिक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्राचीन कालीन शासकों के ऐतिहासिक अध्ययन से भविष्य के राजाओं को भाग्य तथा दुर्भाग्य को देखने की दूरदृष्टि प्राप्त करने का मौका मिलता है। राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किए जाने के कारण बताते हुए भाष्यम बताते हैं कि संभवतः उनके पास संबद्ध सत्य, जिसे हम साक्ष्य कहते हैं, कम मात्रा में रहे होंगे। और दूसरी बात यह रही होगी कि वे विशेषतया नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, किंतु मातृभूमि कश्मीर के प्रति उनकी जो राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है वह उनको एक राष्ट्रीयवादी इतिहासकार की श्रेणी में अवश्य ला देती है। फिर भी उन्होंने अपने इतिहास में कहीं भी पक्षपात नहीं किया है, बल्कि घटनाओं को सत्य एवं निरपेक्ष रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। कलहन ने अमानवीय शक्तियों के विश्वास करते हुए भी कर्म के सिद्धांत को अधिक मान्यता प्रदान की है। उनके अनुसार कर्म मौलिक नैतिक समर्थन प्रदान करता है, किंतु दुष्कर्मों का भी दंड इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। वे भाग्य को ईश्वर मानते थे, किंतु आत्मिक विश्वास और शक्ति को भी स्वीकारते थे। उनकी दृष्टि में राजा दैवीय नहीं अपितु प्रजा का पिता होता है, प्रजा का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। कलहन के वर्णन पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कलहन अधिक से अधिक राजाओं का परिचय कराना चाहते थे। उसने मातृगुप्त से आरंभ किया है, जो कि एक ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कश्मीर का इतिहास लिखने का आरंभ वहीं से होता है। काल गणना में उसने पौराणिक काल गणना को भी अपनाया है, जिससे उसमें अशुद्धियां मिल जाती हैं, किंतु उसने जिन अभिलेखों का सहारा लेकर ग्रंथ की रचना की है वे विश्वसनीय साक्ष्य हैं। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि कलहन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विश्वसनीय साक्ष्यों से परिपुष्ट था। यही कलहन का दर्शन है। अब हम अपने कलहन विषय पर अंतिम
जो हमारा अध्याय है, जो हमने विभाजित किया था, उसका मूल्यांकन। तो अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो हम उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उनका सूक्ष्म विश्लेषण करने पर जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि कलहन के इतिहास दर्शन में अनेक कमियां पाई गई हैं। उन पर मौलिक परंपराओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने जलाशय में मग्न पृथ्वी का उद्धार कर उसे कश्मीर के रूप में प्रतिष्ठित किया और उनके इतिहास का सूत्रपात प्रजापति कश्यप से किया। उन्होंने ईश्वर और भाग्य को भी स्वीकार किया है। साथ ही साथ उन्होंने आत्मबल, कर्म तथा कर्मफल में भी आस्था प्रकट की है। इस प्रकार उनकी रचना जन मनोरंजन हेतु उपादेय प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी उसकी उपादेयता बाधित बन बैठती है। परंतु उपरोक्त कमियों के बावजूद कलहन की लेखन शैली से एक ऐसे इतिहास लेखन की अभिनव धारा का प्रमाण मिलता है जो अनेक दृष्टियों से इतिहास की आधुनिक परिभाषा के समीप माना गया है। इसी कारण कलहन को थ्यूसिडाइडिस, पॉल्बियस और हेरोडोटस जैसे यूनानी इतिहासकारों के सन्निकर्ष माना गया है। इसी कारण आज प्रायः अधिकांश लोग कलहन को प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक के रूप में स्वीकार करते हैं। कलहन की कृति रासतरंगिणी एक सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है तथा इसके अध्ययन से हमें तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलुओं का ज्ञान होता है। विशेषकर कश्मीर के इतिहास पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमने देखा कि कलहन की जो इतिहास दर्शन है उसमें प्राचीनता और आधुनिकता का समावेशन देखने को मिलता है। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में पौराणिक संकल्पनाओं का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी रचना जो थी वो गद्य और पद दोनों रूपों में प्रारंभ किया। वे प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे और उन्होंने जो रचना की है रासतरंगिणी, इसके माध्यम से उन्होंने इतिहास लेखन की नई धारा को जन्म दिया। इसी कारण उन्हें और उनके इतिहास जो उन्होंने रासतरंगिणी के रूप में रचना की है उसको काफी महत्वपूर्ण इतिहास में स्थान दिया गया है और उनकी रचना के माध्यम से हमें तात्कालीन शासकों, उनके वंश और उनके कार्य को विषय में पर्याप्त रूप से जानकारी मिलती है। यद्यपि जो इनकी रचनाएं हैं ये कुछ भ्रांतियां अवश्य पैदा करती हैं क्योंकि उनमें पौराणिक संकल्पनाओं को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इसका वृहद तौर पर इसका अध्ययन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि रासतरंगिणी और कलहन ये दोनों इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं क्योंकि कलहन ने अपनी रासतरंगिणी के माध्यम से इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। इस प्रकार से ये हमारा आउटकम निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने विषय प्रारंभ किया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं अगली कक्षा में फिर से एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।